अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नोबलिस्तान हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लाई हूँ रोज़ाने ज़िंदान सीज़न 2 का एपिसोड 13 पार्ट 1 बाय मलाइका रफ़ी। चले चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। रानिया बाहर निकली। जैसे ही इसने औरत को अच्छी तरह देखा, इसकी आंखें अचानक से फैल गई। मीरा, तुम अभी जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। मैं वापस आ गई हूँ रानिया। मीरा की नज़रों ने शोखी से इसका जायज़ा लिया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी। उफ, तुमसे बू आ रही है। तुम वापस क्यों आई हो? रानिया ने नफ़रत से इसकी तरफ देखा। जब भी औरत आसपास होती थी, रानिया के करीबी लोग हमेशा निशाना बनते और तकलीफ उठाते। रानिया का ख्याल था कि खुदा ने मीरा की ज़िंदगी ख़त्म कर दी होगी, लेकिन इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मीरा लौट आएगी। मैं वो सब कुछ वापस लेने आई हूँ जो मेरा है, मीरा ने मुस्कुराकर कहा। ये सोच कि तुम्हारी माँ ने मेरे ख़ानदान को तबाह किया, अब तुम्हें क्या लगता है मैं इसको किस तरह तकलीफ़ दूँगी? तुम क्या करने का इरादा रखती हो? रानिया ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। मीरा, मेरी माँ ने कभी तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं किया। इसने तुम्हें हमेशा मुझसे बेहतर समझा। ये सब इसलिए था कि मेरे वालिद को खुश रखना चाहती थी, वरना शिराजी कॉरपोरेशन पर कब्जा तुमने और तुम्हारी माँ ने साजिश करके ही किया था। हाँ, अब जबकि मेरे वालिद दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में बेहोश हैं, जवेरिया के पास कोई सहारा नहीं है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे अपनी माँ के हर दुख का हिसाब लूँगी। मैं इसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दूँगी। तुम्हारे वालिद तुम्हारी माँ को तलाक दे देंगे। वो बदकिरदार है और दूसरे मर्दों को बहकाती है। चुप रहो, मीरा ने अचानक इसकी बात को गुस्से से काट दिया। तुम्हें इस हालत में होकर भी मुझसे कैसे बहस कर सकती हो? मीरा, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मौत के बाद भी नहीं छोड़ूंगी। खून से भरी हुई आंखों से रानिया ने इसे देखा और सामने की लोहे की सलाखों को मजबूती से पकड़ लिया। हाँ, फिक्र ना करो, मैं तुमसे मौत के बाद भी निमट लूँगी। मीरा ने अपना मुंह छुपाया और हकारत से हंसने लगी। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी इस शहजाम की बीवी से काफ़ी अच्छी दोस्ती है। ये सुनकर रानिया के दिल में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो वक्त आ गया है कि वो यहाँ से दफ़ा हो जाए, मीरा ने इसरार के साथ कहा और मुस्कुरा दी। ख्वाब देखना बंद करो, शहजाम सबरीन से मोहब्बत करता है, रानिया ने बेपरवाही से कहा। वो दोनों शादीशुदा हैं, तुम्हारा इससे कोई मुआवजा नहीं। वाकई, लेकिन शहजाम हर दिन मेरे साथ वक्त गुजार रहा है। वो अपनी नाम नेहाद बीवी के पास वापस जाना ही नहीं चाहता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी और शहजाम की मोहब्बत बेमिसाल है। ये कहकर मीरा ने आहिस्ता से पलट कर कहा, खुदा हाफ़िज़, शायद हम दोबारा ना मिल सकें। बहरहाल तुम यहाँ कैद में मरने वाली हो। रानिया की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी नजर आई। इसके चेहरे पर बेयकीनी देखकर मीरा मुस्कुराई और कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि शिराजी ख़ानदान के वकील इस बार मिस्टर शिया है। तनवीर लागारी ने इनसे ताल्लुकात इस्तवार किए और इनसे कहा कि तुम्हें हमेशा के लिए कैद में डाल दे। तनवीर लागारी? ये नाम सुनकर रानिया को यूँ लगा जैसे इसका दिल जल रहा हो। इससे ज़्यादा जालिम कोई और नहीं था। चूँकि तुम मरने वाली हो तो मैं मेहरबानी करते हुए तुम्हें एक बात बता देती हूँ। पहले तनवीर ने तुम्हारे साथ ताल्लुकात सिर्फ इसलिए बनाए क्योंकि वो मुझसे शर्त हार गया था। इसने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। वैसे इसने कहा था कि तुमने 17 साल की उम्र में इसके साथ जो किया वो शर्मनाक था। इसने कहा कि इसने तुम जैसी औरत कभी नहीं देखी जिसकी खुद की कोई इज्जत ना हो। ये सुनकर रानी की खूबसूरत सी आंखें बेजान सी हो गई। मीरा फ़ख्र से मुस्कुराती हुई हाई पैलेस पहने चली गई।
हाई हील्स पहने चली गई। रानिया का वजूद आहिस्ता से नीचे गिरने लगा। वो ज़मीन पर बैठ गई। इसे खुद को संभालने में काफ़ी वक्त लगा। वो अपनी माजी में की गई नादानी से नफ़रत करती थी। आखिर क्यों इसने एक ऐसे शख्स को चाहा जो बाहर से नरम मिजाज लेकिन अंदर से इंतहाई जालिम था। अब वो जानती थी कि ख़ुद को महफूज रखने का वाहिद तरीका यह था कि बेपरवाही से जिया जाए और हौसले से काम लिया जाए, लेकिन इसने सब कुछ छोड़कर तनवीर के सामने अपनी हकीकत जाहिर की थी और बदले में इसे शदीद ज़िल्लत मिली। बड़े बड़े आंसू ज़मीन पर गिरने लगे। तनवीर लागारी, मीरा शिराजी, ज़ारून शाह और शहजाम सूरी। रानिया ने खुद से वादा किया था कि वो मरते दम तक इन्हें माफ़ नहीं करेगी। विला में सबरीन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक पिंजरे में कैद परिंदा हो और सिर्फ विला के इर्द गिर्द ही चल सकती थी और कहीं नहीं जा सकती थी। 1 हफ्ता गुजर चुका था जब इसने आखिरी बार शहजाम को देखा था। इसे लग रहा था कि शायद वो इसके हामला होने की बात को भूल चुका है। उदासी के बायस इसके खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से मिस्टर एंड मिसेस सूरी बहुत परेशान थे। शहजाम को कॉल करो, मिसेस सूरी ने रात के खाने के वक्त हाउस कीपर को हुक्म दिया। काम में चाहे वो जितना भी मसरूफ़ हो, अपनी बीवी और बच्चों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं इन्हें अलग कमरों में सोने का कहा था, लेकिन ये तो नहीं कहा कि वो अपनी बीवी को यकसर छोड़ दे। हाउस कीपर ने फ़ौरन कॉल कर दी। बड़े साहब कह रहे हैं कि वो ओवर टाइम कर रहे हैं, इन्हें आराम की भी ज़रूरत है। वो क्या सोच रहे हैं? मिस्टर सूरी ने गुस्से से मेज़ पर मुक्का मारा। शायद वो वाकई काम में मसरूफ़ है। फ़ौरन ही मिसेस सूरी ने इन्हें एक नज़र देखा और अपनी ठोड़ी से थोड़ी से सबरीन की तरफ इशारा किया। मिस्टर सूरी परेशान हो गए। शहजाम ने इस औरत को अपनी बीवी बनाया, लेकिन अब इसे छोड़ दिया है। क्या यह मुमकिन है कि इसका दिल बदल गया हो? इन्हें सबरीन ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन वो इस कमज़ोर और थकी हुई लड़की पर तरस खाए बगैर नहीं रह सके। नाना नानी ने फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम दोनों का झगड़ा हुआ था, इसलिए शायद वो अब मुझे देखना नहीं चाहते। सबरीन ने सुकून से सर उठाकर कहा, मुझे बस ये कहने दे कि मैं विला में रह रह कर बोर हो गई हूँ। क्या मैं कल बाहर जाकर अपनी दोस्त से मिल सकती हूँ? हम ठीक हैं, लेकिन एहतियात करना होगी आंटी। यास्मीन तुम्हारे साथ जाएंगी, मिसेस सूरी ने बिला झिझक कहा। ताहम अगले दिन जब सबरीन घर से निकलने का मंसूबा बना रही थी, तारिक ने इसे रोकने की कोशिश की। मैडम माफ़ कीजिएगा, लेकिन बड़े साहब ने हुक्म दिया है कि आप विला से बाहर नहीं जा सकती। क्या वो मुझे कैद करने का इरादा रखते हैं? सबरीन ने मायूसी से अपनी बॉडी गार्ड की तरफ देखा। शहजाम इससे इतना जालिमाना कैसे बर्ताव कर सकता है? तारिक के चेहरे पर बेबसी छा गई। मैं जानता हूँ कि आप रानिया शिराजी के मुकदमे में जाना चाहती हैं, लेकिन इससे बड़े साहब और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। क्या मुझे अपने दोस्त को आखिरी बार देखने का भी हक़ नहीं? सबरीन ने तारिक की तरफ चंद कदम बढ़ाए। इन्हें बता दो कि अगर आज मैं इस विला से बाहर ना गई तो मैं बच्चों को छोड़ दूँगी। फिर इसने अपनी जेब से एक फ्रूट नाइफ़ निकाला। तारिक चौंक गया। मैडम बराह करम सुकून रखिए। मैं सुकून नहीं रख सकती। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे कैदी जैसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। इन्हें किसने हक़ दिया कि वो मुझे कैद करे? मैं इंसान हूँ। अगर मुझे हमेशा ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो मैं बच्चों को छोड़ने को तरजीह दूँगी। इसकी आंखों में आंसू भर गए थे, यहाँ तक इसके हाथ अब काँप रहे थे। तारिक को वाकई खौफ था कि वो बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती, इसलिए इसने फ़ौरन हथियार डाल दिया और तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है आप जाएं, मैं बाद में बड़े साहब को कॉल कर दूंगा। फ़ौरन सबरीन ने मेन गेट की तरफ लंबे कदमों से चलना शुरू कर दिया। इसे पहले ही देर हो चुकी थी। शायद एक और लम्हा ज़ाया करने से वो मुकदमा देखने से महरूम हो जाती। एक 5 स्टार होटल की सदारती स्वीट में मीरा सोफ़े पर बैठी मरीज़ की रिपोर्ट पढ़ रही थी। शहजाम ने इसके सामने कॉफ़ी कप रखा। इसने एक हल्का सा घूंट लिया और मुस्कुराई। तुम्हें अब भी याद है कि मुझे अमेरिकानो पसंद है? हाँ, ज़्यादातर ख़वातीन अपनी कॉफ़ी तल्ख पसंद नहीं करती। शहजाम ने सोफ़े पर बैठते हुए मीरा को सामने देखा। अचानक उसे घर में
मौजूद वो औरत याद आई, सबरीन, जो कि मीठा पसंद करती थी। वो हमेशा अपनी कॉफ़ी में बहुत सारी चीनी और क्रीम डालती थी। मीरा ने देखा वो ख्यालात में गुम है। ये शख्स इसके सामने बैठा था, लेकिन वो कहीं और खो गया था। जाहिर है वो किसी दूसरी औरत के बारे में सोच रहा था। वो ये पहले नहीं करता था। इसका दिल डूब गया, और जब इसने फाइल बंद की तो मुस्कुराकर कहा, मैं 80% पर पूरे एतमाद हूँ कि मैं आपकी हालत का मुकम्मल इलाज कर सकती हूँ और आइंदा के लिए दोबारा होने वाली दौरों को रोक सकती हूँ। और इसकी आंखों में रोशनी की किरण आई। वो कुछ कहने के लिए होंठ खोलने वाला था जब तारिक ने उसे फ़ोन किया। शेजाम सर, मैम ने विला छोड़कर कोर्ट जाने का फ़ैसला किया है। इसका चेहरा फ़ौरन बदल गया। क्या मैंने नहीं कहा था कि वो इस वक्त तक विला से बाहर नहीं जा सकती? मुझे अफसोस है, मगर मैम ने बच्चों की जानों की धमकी दी। वो बेबसी से वजाहत देता है। ठीक है। वो गुस्से से आकर अपना फ़ोन फेंकने वाला था। वो औरत अब बच्चों और अपनी ज़िंदगी को धमकी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। क्या वो बच्चों की परवाह नहीं करती? क्या जुड़वा बच्चे इसके लिए रानिया के मुकाबले में कम अहम थे? वो एक ही वक्त में गुस्से और मायूसी का शिकार था। वो फ़ौरन अपने कदमों पर उठा। आज की बात कल पर ना डालिए, वरना इलाज के इम्कानात कम हो जाएंगे। मीरा अपना फ़ोन पर्स में डालकर इसके साथ नीचे चल पड़ी। दोनों सीढ़ियाँ उतरते हुए तानिया, जो करीब ही राहदारी से निकल रही थी, ने इन्हें देखा और जल्दी से कोने में जाकर कुछ तस्वीर लेने लगी। तानिया, तुम यहाँ क्यों छुप रही हो? और किस कमर पर ख्यान आया और इसकी कमर पर हाथ रखा। ये देखो। इसने तस्वीर दिखाई। ये मीरा शेराजी हैं। ये तो मर चुकी थी। इसने अपनी आंखें तंग की। वो ये वाकई मीरा है, इस औरत के बरक्स जो हीरा की तरह लगती है। ये तुम्हें क्या लगता है? वो जो जोड़ा 9 बजे एक होटल के कमरे से निकल कर जा रहा था। तानिया की आंखों में चमक थी जब इसने सबरीन के बारे में सोचा। तुम्हें क्या लगता है सबरीन तस्वीर को देखकर कैसा रद्द अमल देगी? ख्यान हड़बड़ाया। मैंने सुना है वो अपनी प्रेगनेंसी के बायस सूरी विला में रह रही है। मुझे लगता है कि वो इन तस्वीर को देखकर बच्चों को खो देगी। तुम्हारी बात दुरुस्त है। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। सबरीन समझ रही थी कि वो जीत चुकी है, क्योंकि इसने शेजाम से शादी की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही तर्क कर दी जाएगी। कैनबेरिया कोर्ट हाउस। जब तक सबरीन और फ्रिया वहाँ पहुँची, मुकदमा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था। रानिया, जो मिदालिया की सीट पर खड़ी थी, काफ़ी अरसे बाद मिले। वो जो कभी बहुत खूबसूरत और नफीस औरत थी, अब कमज़ोर और थकन में डूबी हुई नज़र आ रही थी। इसके बाल खुश्क और उलझे हुए थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। वो सख्ती से इनकार करती रही, हालांकि तमाम सबूत इसके खिलाफ थे। मुझे साजिश का शिकार किया गया है। मिस्टर शिया ने खुश्क लहजे में कहा, तुम्हें इसका एतराफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह हकीकत है कि तुमने हीरा शेराजी को वहशियाना आग के ज़रिए कत्ल करने के लिए लोगों को उजरत दी थी। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि तुम्हारे अंदर ना तो शर्मिंदगी का कोई निशान है और ना ही पछतावा। जज ने पेशानी शिकन और फैसला सुनाया। मुद्दई आलिया रानिया शिराजी को कत्ल के जुर्म में कसूरवार पाया गया और इसकी बदतहजीब रवैये और पछतावे के कोई असर न होने के बिना पर इसे उम्र भर कैद की सज़ा सुनाई जाती है, जिसके साथ सियासी हकूक़ से महरूमी भी है, और ये सज़ा फ़ौरन नाफिज होगी। नहीं, मेरी बेटी ने किसी को नहीं मारा। जवेरी अपने कदमों से उठ खड़ी हुई, रो पड़ी और सिक्योरिटी ने इसे मखसूस इलाके से बाहर जाने से रोका। रानिया की आंखों में आंसू आ गए। अगरचे इसने ये तवक्को की थी कि ये लम्हा आएगा, लेकिन जब वो वक्त आया तो वो मायूसी का शिकार हो गई थी। रानिया, सबरीन ने अफसोस के साथ इसे देखा। मुझे अफसोस है रानिया इस इल्ज़ाम का शिकार न होती अगर सबरीन ने DNA टेस्ट ना करवाया होता। रानिया के लबों पर एक हंसी आई। ये हकीकत थी कि वो दोनों ज़्यादा देर से एक दूसरे को नहीं जानती थी। हम यकीन रखते हैं कि तुम बेगुनाह हो। फ्रिया के गाल पहले ही आंसू से तर हो चुके थे। हम यकीनन इस केस की अपील करेंगे और तुम्हारे वालिदैन का ख्याल रखेंगे। शुक्रिया, लेकिन अगर मुमकिन हो तो बराह करम मेरे वालिदैन को जितनी जल्दी हो सके कोमरा से निकाल दो। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल कर पाती, कानून नाफिज करने वाले एहलकार आ गया है और इन्हें खींचते हुए ले गए। इसने आखिरी बार अपने कंधे पर नज़र डाली।
मीरा शिराजी से होशियार रहना। फासले और इसकी हिचकी आवाज़ की वजह से सबरीन सिर्फ उसके होंठों को हरकत करते हुए देख पाई, लेकिन वो वाकई कुछ नहीं सुन सकती। वो क्या कह रही है? क्या वो मुझे किसी से होशियार रहने को कह रही है? मुझे लगता है तुम सही हो। फिरिया ने रानिया के होंठों की नकल करते हुए कहा, होशियार रहना। सबरीन उलझन में पड़ गई। इसने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि जवेरिया शिराजी तकरीबन ऑस्ट्रिया की हालत में है, बेहोश होने वाली थी। दोनों ने जल्दी से इस गमगीन औरत को सहारा दिया। आंटी जवेरिया, फिक्र मत करे, जब तक रानिया जिंदा है उम्मीद बाकी है, हम इसे बाहर निकाल लेंगे, चाहे 1 साल 2 साल या 3 साल लगे। तुम दोनों का शुक्रिया। जवेरिया ने इन्हें ममनून निगाहों से देखा, लेकिन आप दोनों को जल्द ही कमरा छोड़ देना चाहिए। समरीन ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। रानिया ने तजवीज़ किया था कि आप दोनों फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। मुझे लगता है कि इसने कुछ गलत महसूस किया है, इसलिए वो समझ दिया कि आप दोनों ख़तरे में हो सकते हैं। जवेरिया के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ गई। बासित और मैंने किसी से दुश्मनी नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि रानिया इस बारे में संजीदा है, लेकिन मैं तो कहूँगी वो बहुत फ़िक्रमंद नज़र आती है। फरिया ने कहा। आप दोनों मेलबर्न जा सकते हैं, मेरे ख़ानदान का वहाँ काफ़ी अच्छा कारोबार है। मैं अपने बड़े भाई से कहूँगी कि वो आपका ख्याल रखे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वाकई जवेरिया की आवाज़ में वाकई शुक्रगुजारी थी। अब आप फ़ौरन रवाना होकर सामान तैयार कर लें। रानिया को सुकून मिलेगा अगर आप जल्द निकल जाएं। सबरीन ने ताकीद की। जवेरिया के जाने के बाद फरिया ने लंबी सांस ली। शिराजी ख़ानदान माजी में कामरा के अमीर तरीन ख़ानदानों में शुमार होता था। मैंने तुम्हें सोचा था कि वो चंद दिनों में इस हालत में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, सबरीन ने इत्तफ़ाक़ किया। तुम्हारी हालत देखकर मुझे कैसे लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा सकूं। फरिया ने अचानक कहा तो सबरीन चौंक गई। तुम मुल्क छोड़ रही हो? सबरीन हैरान होकर बोली। हाँ, इस वक्त शाह ख़ानदान ने मुझे निशाना बनाया हुआ है, तो मेरे भाई ने तजवीज़ किया है कि मैं कुछ अरसे के लिए मुल्क छोड़ दूं। इसने अफसुर्दगी से अपनी नज़रें नीचे झुका ली। इन दिनों में मैंने वाकई समझा कि मैं कितनी बेबस और कमज़ोर हूँ। मैं यहाँ रहकर ना तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ना रानिया की। मैं चाहती हूँ कि मैं मजबूत बनूँ। एक दिन मैं इस केस का फ़ैसला बदलना चाहती हूँ। सबरीन को धचका लगा। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, हम सब बहुत बेबस हैं। इतनी बेबस कि अगर इसने अपने बच्चों की ज़िंदगी को धमकी न दी होती तो वो आज इस महल से बाहर ना आ सकती। वो मज़ीद ताकतवर बनना चाहती थी, लेकिन इस वक्त तो वो ज़ाती आज़ादी से भी महरूम थी। फिर यह तुम्हें जाना चाहिए। इसने अपने दोस्त को गहरी नज़र से देखा। मैं भी यही ख्वाहिश रखती हूँ। मैं भी इन बच्चों को जन्म देने के बाद ताकतवर बनने की कोशिश करूँगी। हम दोस्त रहेंगे, चाहे हम मुख्तलिफ ममालिक में ही हों। तुम कब जाने का इरादा रखती हो? मैंने अभी तक नहीं सोचा, लेकिन गालिबन अगले महीने तक चली जाऊँगी। ठीक है, पहले से बताना और मैं तुम्हारे लिए अलविदाई पार्टी रखूँगी। सबरीन ने अपने दोस्त को मजबूती से गले लगाया। फ्रिया वो वाहिद दोस्त थी जिस पर वो इस शहर में भरोसा कर सकती थी, और वो अब जल्द ही जा रही थी। जब वो दिन आएगा तो वो वाकई अकेली होगी। फ्रिया एक बार फिर रोने लगी। इसी दौरान एक स्याह रंग की लग्जरी गाड़ी इनके करीब आकर रुकी और शेजाम इसमें से बाहर निकला। वो खौफनाक नज़र आ रहा था और फितरी तौर पर फ्रिया ने सबरीन को अपने पीछे छुपाया। हट जाओ। इसकी आंखों में ख़तरनाक इरादे की झलक थी। फ्रिया, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है। शेजाम, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है। सिब्बी तुम्हारे बच्चों से प्रेग्नेंट है। क्या तुम इसके साथ बेहतर सलूक नहीं कर सकते? क्या तुम्हें इसे रोज़ाना महल में अकेला छोड़ देना ज़रूरी है? इसको किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जिस पर वो भरोसा कर सके। फ्रिया गुस्से में आकर चिल्लाई। तुम इतने चिड़चिड़े और बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? वो भी एक इंसान है, इसके भी कुछ ज़रूरियात हैं। खामोश हो जाओ। तुम्हें हमारे मामलात में मुदाखलत करने का कोई हक़ नहीं है। शेहज़ाम ने इसे धकेल दिया और सबरीन को गाड़ी में उठाकर डाल दिया। सबरीन ने अपनी आंखें बंद कर ली। असल में वो इसके दोस्त के साथ इतनी बदतमीज़ी पर गुस्से में थी। यकीनन शायद वो हमेशा यही समझता रहा है कि वो दोनों इसके मेयार से कमतर हैं। क्या बात है, अब तुम मुझसे नज़र भी नहीं मिलाओगी? इसने इसकी थोड़ी पकड़ कर कहा और इसके चेहरे पर एक साया आ गया। आंखें खोलो।
सबरीन ने महसूस किया कि इसके जिस्म में एक थकावट सी फैल रही है। जैसे ही इसने दोबारा आंखें खोली, इसका खूबसूरत चेहरा सामने आया। वही चेहरा था, लेकिन दिल में एक अजनबियत का दर्द था। शेजाम फ्रिया दुरुस्त कह रही है। क्या तुम अपने चिड़चिड़ेपन को और बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते? ऐसा लगता है कि जब तुम खुश होते हो मुझे सितारे दे दोगे, लेकिन जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम मुझे फ्रीज़र में बंद कर दोगे। मैं इस तरह ज़िंदगी गुजारने से थक चुकी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ? तुम एक अच्छी बीवी क्यों नहीं बन सकती? तुम्हें पता है कि मुझे रानिया से नफ़रत है, लेकिन तुमने इससे मिलने के लिए बच्चों को धमकी दी। इसकी आंखों में गुस्से का तूफान था। क्या हमारे बच्चे तुम्हारे लिए रानिया से कम अहम है? क्या तुम इन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हो? इसने हंकार मारा। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास और कोई ऑप्शन था? मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन तुम मुझे एक पिंजरे में बंद कर के रख रहे हो जैसे कोई परिंदा। मेरी सारी आज़ादी छीन गई है। अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी तो मैं तुम्हारे बच्चे नहीं चाहती। इसका जिस्म कांपने लगा। काफ़ी देर बाद इसकी नफ़रत बड़ी नज़रें मायूसी से भर गई। सिबी, तुम्हें माँ बनने का हक नहीं है। इसने हुंकार मारा। इसे ऐसे लगा जैसे कुछ इसके अंदर टूट गया हो। वह ऑस्ट्रिया की हालत में इस पर चलाई। अगर तुम्हें लगता है कि मैं माँ बनने के काबिल नहीं हूँ तो मुझे तलाक दे दो। जाकर किसी और को तलाश कर लो जो तुम्हारे बराबर हो। इसने अपनी मुट्ठियाँ भींचकर महसूस किया कि इसके सीने में दर्द हो रहा है। हादी, इसे वापस विला भेज दो। नहीं, मैं इस पिंजरे में वापस नहीं जा रही। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। इसने इसे घूर कर कहा। इसने अपने होंठ खोले, लेकिन कोई अल्फाज नहीं निकले। इसकी जगह आंखों से आंसू बहने लगे और इसने पीछे की तरफ इस पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। शेजाम, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ, मैंने क्या गलत किया है? मैंने सब कुछ खो दिया, अपना चेहरा, अपनी आज़ादी, ये दोनों दोस्त भी, और इसकी हकीकतन परवाह करते थे। एक जेल में है और दूसरा जल्द ही जा रहा है। वो वाहिद आदमी जिससे वो मोहब्बत करती थी वो भी इससे बेपरवाह सलूक कर रहा है। तुम पागल हो गई हो। शेजाम ने चीख कर आवाज़ बुलंद की। जैसे ही वो नीचे गिरने लगी, इसने फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। अस्पताल ले जाओ, इसने गुस्से में कहा। अस्पताल में चंद मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने बेबसी से कहा, शेजाम सर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी बीवी के हमल की हालत गैर मुस्तहकम है, इसलिए इसे मुश्तिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ हकीकत में क्या हुआ? शेजाम ने फ़िक्रमंदी से पूछा। मेरे ख़्याल में वो हालिया दिनों में बहुत गुस्से और गम दबा रही हैं। इसके अलावा इसके जिस्म में हार्मोन्स में तब्दीलियाँ हो रही हैं जो इसे जज्बाती बना रही हैं। आपको इसके साथ ज़्यादा तवज्जो और समझ-बूझ के साथ पेश आना चाहिए ताकि वो हमेशा अच्छे मूड में रहे। आपके शौहर होने के नाते आपको इसे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ने एक आह भरी। मैंने बहुत सी हामला ख़वातीन को अफसरदगी में जाते देखा है। इस मरहले में वो सबसे ज़्यादा जज्बाती तौर पर नाजुक होती हैं। इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। शेजाम ने इसकी बात सुनी और इसकी पेशानी पर बल आ गए। इसे मेरी कंपनी की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर। मुस्कुराए। ज़रूर है, मैं ख़ुद एक औरत हूँ और बच्चों को जन्म भी दे चुकी हूँ। वो चाहे कुछ भी कहे, हर औरत अपने शौहर की मुआवनत की ख्वाहिश रखती है, ख़ास तौर पर हमल और इसके बाद। शेजाम चौंका। डॉक्टर के जाने के बाद शेजाम ने बिस्तर के करीब कुर्सी घसीटी और ख़ुद को थका हारा महसूस किया। आखिर बार इसने सबरीन को इतनी करीब से कब देखा था? हाल ही में जब भी वो मिले थे, इनका हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा होता था। इसने अचानक नोट किया कि वो पहले से कम वज़न और कमज़ोर लग रही थी। इसे तो हमल के दौरान वज़न बढ़ाना चाहिए था। एक मुख्तसर सी हिचकिचाहट के बाद तारिक, जो करीब ही खड़ा था, ख़ुद को रोक ना पाया और कहा, शेजाम सर, दरअसल मुझे लगता है कि आपने हालिया दिनों में मैम के साथ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया है। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, इसने इसकी तरफ सर्द नज़रों से देखा। मैं समझता हूँ कि आप ये नहीं चाहते कि मैम अपने दोस्तों से मिले ताकि वो ज़्यादा सोचे ना, मगर वो हमेशा के लिए विला में अकेली और बोर होकर रह गई हैं। आपने
आप नहीं आते हैं, ना ही इसके बारे में पूछते हैं। वो रोज़ खिड़की करीब खड़ी होकर बाहर की दुनिया को देखती रहती है। आपको शायद पछतावा हो रहा हो, शायद मैम से शादी करके। पछतावा? शेजाम ने ये सुना और दिल से बुरा महसूस किया। क्या ये लोग इसकी बीवी को पछतावा समझते हैं? मैंने इसकी फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो हमेशा रानी के बारे में झगड़ा करना चाहती थी, मगर मैम को ये नहीं पता। वो तो बस ये समझती हैं कि आप इसे बोर हो चुके हैं, तारिक ने आहिस्ता से कहा। सुनकर वो गहरी खामोशी में डूब गया। तकरीबन 20 मिनट बाद सबरीन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। जैसे इसे पता चला कि वो कहाँ है, इसके हाथ फितरी तौर पर अपने पेट की तरफ बढ़ गए। इसके बच्चे, फिक्र न करो, बच्चे महफूज हैं, शहजाम ने इसके हाथ पकड़कर नरम आवाज़ में कहा। क्या वो इसके साथ इतनी नरमी से बात करेगा? सबरीन के चेहरे पर हैरत का एक तासुर फैल गया। एक लम्हे के लिए इसे लगा जैसे वो अभी तक ख्वाब देख रही हो। क्यों मुझे घूर रही हो? इसने इसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और इसके हाथ अपने होंठों के करीब ले आया। सिब्बी, मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने और तुम्हारे साथ इत्तेफाक करने की बजाय तुमसे झगड़ता रहा। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन हालिया दिनों में बहुत सारी चीज़ें हो गई। मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या हम जब मेरी हालत बेहतर हो जाए तो बाहर सफ़र कर सकते हैं? हमने कभी साथ सफ़र नहीं किया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने ना चाहते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कुछ दिनों तक अच्छा सलूक करने के बाद फिर वही बर्ताव करोगे? इसने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या हमें यह सूरत हाल रानी की वजह से पैदा करनी चाहिए? बच्चों के बारे में सोचो। क्या तुम नहीं चाहती कि वो वालिदैन के साथ बड़े हों? इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो खुद यतीम हुई थी, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहती थी। मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया और तुम्हारी कॉल्स का जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। मेरा तुमसे मोहब्बत का जज्बा बदला नहीं। इसने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसके हाथ की पुश्त पर एक बोसा दिया। मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि काम जल्दी ख़त्म करके रात को विला वापस आ सकूँ। ठीक है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इसने अपनी पीठ इसकी तरफ करके लेटने की कोशिश की। असल में वो अंदर से कश्मकश में थी। वो इसकी बेतोजही को कबूल नहीं कर सकती थी, फिर भी वो इस बात को माफ़ नहीं कर सकती थी कि इन्होंने रानिया को जेल में भेज दिया। दोपहर जब सबरीन की इंफॉर्मेशंस मुकम्मल हो गई, शहजाम ने खुद इसे विला तक पहुंचाया। मिसेस सूरीन को नहीं पता था कि वो बेहोश हो गई थी, मगर वो दोनों को साथ देखकर खुश हो गई। इसने किचन में मज़ीद खाना पकाने का हुक्म दिया। इस रात मिस्टर सूरी ने अचानक सवाल किया, तुम्हारी माँ कंपनी में कैसे परफॉर्म कर रही है? वो नहीं आई, शहजाम ने जवाब दिया। मिस्टर अचानक गुर्राए। क्या वो अभी तक आफताब की हमायत कर रही है? मुझे इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। शहजाम ने कोई तबसरा करने से इनकार किया। अलीना बेवकूफ़ नहीं थी, बस वो आफताब से बहुत मोहब्बत करती थी और इसे बहुत ज़्यादा इत्मीनान था। वाह, खाना तैयार है। नाना नानी अंदाज़ा लगाइए, कल रात मैंने पब में किससे मुलाकात की? दोनों दानिश और रेहाम दरवाजे से अंदर आए। मैसी? वो अचानक रुक गया जब इसकी नज़र सबरीन और शहजाम पर पड़ी। इसके चेहरे से रंग फ़ौरन उड़ गए। ये शख्स कब से विला में आना शुरू हो गया? रेहाम ने इस आदमी पर एक पुरसुकून नज़र डाली, फिर वो मिस्टर सूरी के पास जाकर बैठ गया। तुमने किससे मुलाकात की? मिसेस सूरी ने पूछा। दानिश ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हम कोई नहीं, मुझे भूख लग रही है। आंटी हस्मीन, क्या मुझे एक प्लेट दे सकती हैं? मिस्टर सूरी ने इसे घूरा और नापसंदगी से और राय, तुम्हें तो सिर्फ पब में वक्त गुजारना आता है। क्या तुमने नहीं देखा कि ज़ेली कंपनियों की कारकर्दगी गिर रही है और तुम दोनों क्यों नहीं शहजाम से कुछ सीखते? देखो वो सूरी इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह अच्छी तरह से चला रहा है। रेहाम का चेहरा गुस्से से बदल गया और इसने दांत पीस लिए। नाना कभी भी इसकी मेहनत को तस्लीम नहीं करेगा। दूसरी तरफ दानिश को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। नाना हर किसी में इस जैसी सलाहियत नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही सबसे अमीर आदमी हो सकता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मिसेस सूरी ने आह भरी। फिर अचानक इन्होंने सबरीन के पेट की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, मगर सिब्बी के बच्चे जो दिन में आने वाले हैं वो यकीनन अपने वालिद की बेहतरीन जीन्स विरासत में लेंगे। शहजाम ने नरमी से सबरीन की तरफ देखा।
जब तक वो सेहतमंद हो मुझे किसी और बात की परवाह नहीं, बल्कि सही, बिल्कुल सही। रेहाम के दिल में एक अजीब नासमझ में आने वाला जज्बा उभरा जब इसने ये मंजर देखा। रेहाम, शेजाम भी जल्द ही वालिद बनने वाला है। तुम कब तक किसी गर्लफ्रेंड को तलाश करोगे और शादी करोगे? मिसेस सूरी ने अचानक अपनी तवज्जो दूसरे पोते पर मरकूज की। मैंने हाल ही में इस पर गौर किया है। दरअसल खान फैमिली की बेटी नानी बराह करम मुझे नौजवान लड़कियां मत मुतारिफ करवाएं। रेहाम ने अपनी कानों को ढांप लिया। बट ख़ानदान ने मुझे इन दोनों की ब्लाइंड डेट्स पर भेजा है और मैं पागल होने वाला हूँ। मिस्टर सूरी ने भवें उचकाई। इन्होंने तुम्हें किससे मिलवाया? किस मलिक खानदान से? बट कॉरपोरेशन के कुछ शेयर्स होल्डर्स की बेटियां और एक गैर मुल्की औरत। तुम्हें क्या लगता है? मिस्टर सूरी ने सर्द लहजे में पूछा। रेहाम के जिस्म में एक झुरझुरी दौड़ गई। मैं अभी शादी करने का इरादा नहीं रखता। याद रखो कि तुम सूरी ख़ानदान का हिस्सा हो। हमने तुम्हें बट ख़ानदान का आला नहीं बनाने के लिए पाला है। मिस्टर सूरी ने सर्द लहजे में याद दिलाया। बट ख़ानदान कभी भी किसी बैरूनी शख्स को अपनी कंपनी के अंदरूनी ढांचे में दाखिल अंदाजी की इजाज़त नहीं देगा। हकीकत में इसने वाकई सोचा था कि बट कॉरपोरेशन में अपनी किस्मत आजमा ले, क्योंकि यहाँ इसे सराहा नहीं जा रहा था। लेकिन किहान पहले ही एक बेहतरीन उम्मीदवार था। शायद इसकी पोजीशन सूरी ख़ानदान में यहाँ से कम होकर बट कॉरपोरेशन में और भी नीचे हो जाती। इसे वाकई महसूस होता था कि वो कहीं भी नहीं है। खाने के बाद मिस्टर सूरी उठे। शेजाम, मेरे साथ मुताले में आओ। शेजाम उठ खड़ा हुआ और फिर सबरीन की तरफ मुड़कर कहा, तुम पहले आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ज़रूरत नहीं है। वो बेपरवाह अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मुताले में मिस्टर सूरी ने एक लंबी आह भरी। बट ख़ानदान अब अपनी जनूनी अज़ाइम को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। वो शादी के ज़रिए ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए रेहाम को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक सूरी ख़ानदान के लोग मुझे नीचे नहीं खींचते। मिस्टर सूरी बिल्कुल चुप हो गए। लानत है, इन्हें यह बहस शुरू नहीं करनी चाहिए थी। यह पोता हमेशा इनकी हदूद को आजमाने की कोशिश करता रहता है।